नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अगर वैज्ञानिकों की माने तो जो भूकंप नेपाल में आया है उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा इस वक्त भी हिमालय के नीचे हिंदुस्तान में हलचल कर रही है और उसको निकलने के लिए एक बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। आशंका कम से कम जरूर बनी हुई है और इसी के लिए सबसे बड़ा सवाल कि हिंदुस्तान कितना तैयार है। भूकंप से निपटने की सरकारी तैयारी काफी है। दिल्ली में सुरक्षा के मानकों से खिलवाड़ हुआ है। क्या अवैध कॉलोनियां सियासी मौका परस्ती का नतीजा है? ये वो सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं। भूकंप से निपटने के लिए क्या जितनी सरकारी तैयारी हिंदुस्तान में है क्या वो काफी है? इसी के साथ जो अगला सवाल हम पूछ रहे हैं वो ये कि सुरक्षा के मानकों से क्या खिलवाड़ हुआ है? जिस तरह की अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स होनी चाहिए उस तरफ हमने गौर ही नहीं किया है। अवैध कॉलोनियां सियासी मौका परस्ती का नतीजा है। दिल्ली की ऊंची इमारतें सबसे ज्यादा नुकसान झेलेंगी आने वाले वक्त में अगर ऐसा कुछ भी होता है तो। भूकंप के लिए कितना तैयार है हमारा आपदा प्रबंधन? जब ऐसी कोई विकट परिस्थिति आती है तो क्या उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं? यह है वो तमाम सवाल जिस पर आज हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरी चर्चा में क्योंकि वो हमें समझाएंगे कि हिंदुस्तान के नजरिए से क्यों ये खतरा इतना बड़ा है। डराने की कोशिश नहीं, लेकिन दिल्ली के नीचे इस वक्त भी 3 सक्रिय फॉल्ट लाइंस हैं। ये पूरी ऊर्जा जो यहां पर जो पूरा प्रेशर बन रहा है वो कैसे आने वाले वक्त में बुरी खबर का सबब बन सकता है। कम से कम आंखें तो खुली रखें। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो कम से कम हमें आगाह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब कुछ पलों में ही नेपाल के लोग मलबों के बीच अपने मकान की तलाश करते नजर आएंगे। बस 1 मिनट में ऐसा महाविनाश होगा कि हिमालय की गोद में लेटा हुआ एक छोटा सा बच्चा जगह जगह से छलनी होकर कराह उठेगा। लेकिन ऐसा हुआ। अब सोचिए कि नेपाल की भयावह आपदा को देखने के बाद हम क्यों न अपने देश, अपनी दिल्ली के बारे में सोचें। क्यों न ये विचार करें कि ऐसे ही किसी भूकंप के लिए हम कितने तैयार हैं। जिस रफ्तार से दिल्ली और पूरे एनसीआर में अट्टालिकाएं खड़ी की जा रही हैं, क्या आसमान से बात करती उनकी छतों के पांव मजबूती से धरती में गड़े हैं? शायद नहीं, क्योंकि दिल्ली में ऐसी कोई तैयारी नहीं दिखती। 7.9 तो दूर की बात, अगर 6 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक भी भगवान न करे आए तो इतनी बड़ी त्रासदी होगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो अब जहाँ तक ये सवाल है कि हम कहाँ तक उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, कहाँ तक तैयार हैं, तो देखिए सिर्फ ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल बना देने से तैयारी पूरी नहीं होती है। नेपाल में आए भूकंप का केंद्र लामजुंग था, जो कि दिल्ली से 730 किलोमीटर दूर है, लेकिन दिल्ली कांप उठी। खतरा इसलिए भी बड़ा है कि भूकंप के लिहाज से दिल्ली संवेदनशील सिस्मिक जोन 4 में आता है, यानी यहाँ बड़े भूकंप का खतरा लगातार बना हुआ है। दिल्ली से होकर 3 सक्रिय फॉल्ट लाइन भी गुजरती है। दिल्ली के यमुना पार और यमुना पुश्ते के आसपास बसे इलाकों पर खतरा सबसे ज्यादा है। लक्ष्मी नगर, मयूर विहार, गीता कॉलोनी, अक्षरधाम, विवेक विहार, आनंद विहार, पटपड़गंज, पांडव नगर जैसे इलाके ऐसे हैं जहां भूकंप आने पर भारी तबाही की आशंका है। पुरानी दिल्ली में भी कई इमारतें 100 साल से ज्यादा पुरानी हैं जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। दिल्ली के पास में अगर जो हिमालय का जो है काफ़ी नज़दीक है, अगर वहाँ कोई बड़ा भूकंप आता है तो दिल्ली में भी उसका असर हो सकता है। और कितना मैग्नीट्यूड होगा उस हिसाब से उसकी असर क्या होगी वो बता सकते हैं। भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप का टेक्टोनिक प्लेट कुछ समय से लॉक हो गया है। इसमें लगातार बढ़ता तनाव किसी दिन इसमें दरारें पैदा कर सकता है और तब दिल्ली में बड़ी बर्बादी होगी। ऐसी किसी भी स्थिति में दिल्ली में आने वाला भूकंप रिक्टर स्केल पर 8 से 9 के बीच मापा जाएगा और जब दिल्ली की धरती इस स्केल पर कांपेगी तो यहाँ नेपाल से 30 गुना ज्यादा तबाही मचेगी। दिल्ली से रोशनी ठोकने और सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। तो खतरा कुछ इस तरह का है और सवाल जो आज हम पूछेंगे कि क्या हिंदुस्तान तैयारी के साथ इस वक्त खड़ा है
यही वो सवाल है जो हम खास मेहमानों से करेंगे। ये खतरा कितना बड़ा हो सकता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शैलेश नायक जी जुड़ गए हैं जो कि सचिव है अर्थ मिनिस्ट्री में। हमारे साथ शशिधर रेड्डी साहब जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन है एनडीएमए के, वो जुड़ गए हैं। के सिद्धार्थ साहब जो कि भूवैज्ञानिक है हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ डॉक्टर ओपी मिश्रा जो कि सेस्मोलॉजिस्ट है वो भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर CS दुबे जुड़ गए हैं सीधे, वो HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सभी खास मेहमानों के पास में जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर शैलेश नायक साहब आपके पास आते हुए, आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब आप सब राहत कार्य पर इस वक्त ध्यान दे रहे हैं। आप सचिव हैं अर्थ मिनिस्ट्री में। मेरा सवाल आपसे ये है कि हिंदुस्तान के नजरिए से अगर नेपाल के इस भूकंप को देखें तो राहत कार्यों में किस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और कैसे हिंदुस्तान के लिए उससे हम सबक ले सकते हैं? नहीं, राहत कार्यों में जो रिलीफ के लिए जो भी जानकारी चाहिए, एक तो मेनली वेदर के रिलेटेड जानकारी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर है या एयरक्राफ्ट है या कहीं भी जाना हो तो वेदर कैसा रहेगा वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण माहिती चाहिए। वो हम लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ। और उसके साथ साथ अर्थक्वेक के रिलेटेड जो ट्रेमर्स, जो आफ्टर शॉक आ रहे हैं, उसकी जानकारी भी हम बारी बारी दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान तैयार है? हिंदुस्तान तैयार है, इसीलिए हमने काफ़ी, उसमें 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो जो अर्थक्वेक का जो मॉनिटरिंग होना चाहिए वो काफ़ी हमारे यहाँ जो मॉनिटरिंग है हाँ। वो काफ़ी सक्षम है और काफ़ी फास्ट हम अर्थक्वेक के जो पैरामीटर्स चाहिए, मैग्नीट्यूड है या उसका लोकेशन है, उसकी जानकारी बहुत जल्दी हम पता करते हैं। करीब करीब 10 मिनट के अंदर हम भूकंप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसके हिसाब से जो एरिया की असर होगी वो भी हम तुरंत प्रभावित होगी, वो भी हम तुरंत पता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो उसके साथ मिक्स करके हम ये कर सकते हैं। और सिक्किम अर्थक्वेक के टाइम पे हमने ये काफ़ी हद तक यूज़ किया हुआ है। ठीक है। और दूसरी जो बात है कि जो सिटीज है या जो सेटलमेंट्स है वहाँ कैसी तैयारी होनी चाहिए, हाँ। उसके लिए भी एक स्कीम है जो काफ़ी सिटी के लिए माइक्रोजोनेशन मैप्स भी तैयार किए हुए हैं, हाँ। जो सिस्मिक जोन है हाँ। उसके हिसाब से कैसे बिल्डिंग होने चाहिए उसकी भी तैयारी है। और तीसरी बात जो रिलीफ वगैरह के लिए जो वो भी काफ़ी, जिस ढंग से नेपाल को रिस्पॉन्ड किया है इंडिया ने, हाँ। उससे आप समझ सकते हो कि हाँ। इतनी तैयारी हमारे लिए भी है, तभी हम किसी और देश को भी मदद कर सकते हैं। रेड्डी साहब, क्या जो बातें सचिव साहब कह रहे हैं उस पर यकीन होता है? क्या उन मानकों को मानकर हमारी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं? देखिए, उन मानकों को अलग रखते हुए भी ये मैं कह सकता हूं कि एनडीएमए की तरफ से हमने भी गाइडलाइन बनाई है कि किस तरह के भूकंप को झेलने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मगर बायलॉज हैं, मॉडल बायलॉज बना के केंद्र सरकार ने भेजा है और जो बेसिक कोड्स हैं उसमें सभी तरह की सुरक्षा, खासकर भूकंप से निपटने की क्षमता हो, इस तरह की डिजाइनिंग, सब चीज मौजूद है। हाँ। लेकिन जो बन रहे हैं, मैं तो समझता हूं कि जो नए डेवलपमेंट हो रही है, हाँ। बड़े बड़े बिल्डिंग्स आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनमें इसको इंक्लूड करते हैं जरूर। भूकंप निरोधी जो डिजाइन होते हैं उसको हाँ। करते हैं। हाँ। मगर दिल्ली जैसे शहर में, न सिर्फ दिल्ली में देखा हमने, मगर किसी भूकंप के भी बिल्डिंग गिरते हैं। लक्ष्मीनगर में देखा, चांदनी चौक के पास वही देखा, तो मैं बोलना चाह रही थी, देखा, बिल्लारी वही तो मैं कहना चाह रही थी। रेड्डी साहब, ये जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं, ये जिस तरह के घर इस वक्त बना रहे हैं दिल्ली में, कौन से मानक वो मान रहे हैं? वो तो ऐसे घर बना रहे हैं जो बिना भूकंप के गिर जाएं। तो ऐसे में तो भूकंप की परिस्थिति, अगर 6 तीव्रता की भी भूकंप आती है तो सिद्धार्थ साहब बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है दिल्ली के लिए।
यह बात बिल्कुल सच है। हाँ। इसका और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रभावित होंगे तो बहुत बुरी तरह से हो सकते हैं। हाँ। जैसे दिल्ली में थोड़े दिनों पहले तक के कम से कम 600-700 झील हुआ करते थे। उस झील को बाद के सरकार में, ब्रिटिश सरकार के बाद से उन लोगों ने रिक्लेम कर लिया। मुखर्जी नगर के पास एक झील हुआ करती थी, उसे रिक्लेम कर लिया और उस जगह पर डेंसिटी है पॉपुलेशन की बहुत ही हाई है। हाँ। ठीक है, पूरा मलकागंज उसी झील के पास में, पूरा मलकागंज उस झील के इर्द गिर्द चारों तरफ बसा दिया गया। हाँ, झील में ही है, वो झील में ही है, रिक्लेम्ड है। और काठमांडू भी वास्तविक रूप में एक लेक बेड हुआ करता था, और जहां पर मुखर्जी नगर या फिर मलकागंज है वो भी लेक बेड है, ड्राइड लेक बेड है। मलकागंज का जो क्षेत्र है पहले उस जो झील हुआ करती थी उसका नाम था दीना का तालाब। हाँ, तो ये कितना बड़ा खतरा मोल लिया हमने, ये समझा। ये खतरा दो रूप से हो सकता है। एक तो यमुना के निकट है, तो जब भी भूकंप आता है और जब शेकिंग होता है, ज़ैरिंग होता है सरफेस का, तो यमुना का पानी है रिस कर भीतर में बिल्डिंग के नींव पर चलाएगा। ठीक, और जब नींव पर चलाएगा तो नींव को पूरी तरह से कमजोर कर देगा। ठीक, इसे कहते हैं लिक्विफैक्शन। और लिक्विफैक्शन एक सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है जो कि सारी बिल्डिंग को ध्वस्त करा दे, नंबर एक। दूसरा है कि मुखर्जी नगर में अभी भी बारिश होती है तो उस जगह पर वो सारा का सारा भाग बिल्कुल ही पानी से भर जाता है, मतलब कि वाटर टेबल वहां पर हाई है और वाटर रिस्क कर नीचे नहीं जा पाता है। ठीक है, तीसरी बात, वहां पर जितने भी बिल्डिंग बने हुए हैं उसमें से हमने अभी तक किसी बिल्डिंग को नहीं देखा है जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर के मानकों पर निर्मित है। ठीक है, और चौथी बात है कि जिससे जहां मन जिस रूप में काम करता है वो उसे बना देता है उस पार्ट में। कंक्रीट जंगल बना दिया हमने दिल्ली और एनसीआर को। और अगर ऐसे स्थानों पर भूकंप अगर आता है तो लोगों के निकलने का भी स्थान आसानी से नहीं मिल पाएगा, और यहाँ के लोगों को जिस तरह से मानसिकता है उनकी, गाड़ियां बजाने लगेंगे, एक दूसरे को धक्का मारना शुरू कर देंगे, एक्सीडेंट करना शुरू कर देंगे, गाली गुलाज और बंदूक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी फीलिंग नहीं है किसी डिजास्टर के प्रति में, सामुदायिक भावना नहीं है किसी भी आपदा के प्रति में। और सबसे बड़ी मुसीबत है कि सब लोग भूकंप को आपदा मानते हैं। अगर उन्होंने माना होता कि एक प्राकृतिक घटना है जो कि पहले हुई थी, इतनी बार हुई थी, करोड़ों बार हुई है और होगी भी और आगे आने वाले समय में भी होती रहेगी, तो शायद उसके प्रति उनका समायोजन या एडजस्टमेंट का प्रोसेस भी चलता रहता है। ठीक है, दुबे साहब मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ। कितना बड़ा खिलवाड़ हम दिल्ली में कर रहे हैं, ये जानते हुए कि 3 एक्टिव फॉल्ट लाइन है दिल्ली के नीचे, ये जानते हुए कि सिस्मिक जोन 4 में हम हैं, कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं जिस तरह से हम अर्थक्वेक के मानकों को माने बिना बेतहाशा कंक्रीट जंगल बनाते जा रहे हैं। जी, आप ठीक कह रही हैं। हमने अभी 2 प्रोजेक्ट्स डीएसटी से, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से लेके पिछले 8-9 साल काम किया है जी। और जो लिक्विफैक्शन हज़ार्ड मैप और जो वल्नरेबल मैप है, हाँ। वो हमने लैंड यूज लैंड कवर लेके बनाया है, और हमने 5.5, 6 और 6.5 पे जो अर्थक्वेक आएगा, हाँ। उसको नापने की कोशिश करी है कि उस पर कौन कौन से एरियाज जो हैं वो डिज़ास्टर प्रोन होंगे और जहाँ ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो जो 5.5 पे भी कम से कम नहीं तो 15 से 20% एरियाज ऐसे हैं ईस्ट दिल्ली में स्पेशली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जहाँ पे खतरा जो है वो बना हुआ है। अभी देखिए आप 5 का अर्थक्वेक आया तो भी 2-3 जगह दरारें पड़ गई ईस्ट दिल्ली में। तो ये जो कंक्रीट में जो हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, और स्पेशली जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी एरिया है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहता हूँ, अभी मेट्रो ने जो जमीन खरीदी थी वहीं पे एक 34 मंजिली बिल्डिंग बनाने का प्रावधान है। अब ऐसी जगह वगैरह इस तरह की बिल्डिंग्स बननी शुरू हो जाएंगी जिसमें स्ट्रक्चरली नहीं बिल्ट होंगी ढंग से, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं बनेंगी, तो समस्या बढ़ेगी। नायक साहब, प्राकृतिक आपदा या इस तरह की परिस्थिति या भूकंप या कुछ भी आ जाए तो वो नहीं देखती कि लुटियंस दिल्ली का हिस्सा है, इसको छोड़ दो, इसको बख्श दो। ये जो एक पागलपन के साथ दिल्ली में बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। खबर इस वक्त आ रही है कि बिहार में एक बार फिर से ताजा झटके महसूस किए गए हैं। जिन जगहों पर है उसमें छपरा भी शामिल है, किशनगंज, अररिया, सहरसा, सुपौल, इन तमाम जगहों में, इस पूरे इलाके में जो कि उत्तरी बिहार में है, यहाँ पर ये झटके महसूस किए गए हैं। 6.6 इनकी तीव्रता बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी में ये झटके महसूस किए गए हैं। इसका भी सिग्निफिकेंस जल्दी से समझना चाहेंगे, लेकिन शैलेश नायक जी जल्दी से एक सवाल आपसे चाहते हैं जिसका जवाब, जो सवाल मैंने पहले भी पूछा था। बहुत विकट तस्वीर बनती है जब हम उस खतरे को देखते हैं जो दिल्ली के इर्द गिर्द है, लेकिन यहाँ पर तो इंसानी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ का सिलसिला रुक नहीं रहा है।
क्या सरकार, 1 साल होने जा रहा है आपको सत्ता में आए हैं, कुछ ठोस कदम नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं कि ये 9 से 10 ऐसा अर्थक्वेक आने की हिमालय में कोई संभावना कुछ वैज्ञानिकों ने जरूर की है, बट हमारा जो एनालिसिस है उसके हिसाब से अभी कोई ऐसी 9 से ज्यादा ऐसा कोई बड़ा अर्थक्वेक आए, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, आप जो फॉल्ट के बारे में बात कर रही है, दिल्ली के जो फॉल्ट है वो उतने एक्टिव नहीं है, उसमें कोई इतनी एक्टिव सिस्मिसिटी आज तक देखी नहीं गई है। और तीसरी बात जो है वो रेड्डी साहब ने भी बताया कि जो भी बड़े बिल्डिंग्स हैं उसमें जो कोड्स वगैरह के कानून हैं वो कानून लागू किए जाते हैं। और जो दूसरा एक जो लिक्विफैक्शन वगैरह की जो बात है जी, वो लिक्विफैक्शन जहां जनरली जो देखा गया है वो एपिसेंटर के आसपास या जहां काफी कम मड जैसा ऐसा हो वहां होता है। अगर अर्थक्वेक बहुत दूर हो रहा है तो लिक्विफैक्शन की भी संभावना कम है, नहीं है ऐसा नहीं है, बट बहुत ही कम है। तो ये सब चीजें पूरी साथ में देखनी पड़ेगी। कोई भी चीज अकेली देखने से वो नेपाल में एपिसेंटर था इस भूकंप से, हिंदुस्तान में कितने लोग मरे हैं, आपके पास आंकड़ा है? हाँ, नहीं, कितने मरे उसका सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आप जो कह रहे 9 से 10 का मैग्नीट्यूड की अर्थक्वेक के बारे में बात कर रहा हूं। सर, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी आशंका है, एक आशंका है 70 के आसपास लोग अगर नेपाल में भूकंप आता है तो हिंदुस्तान में मर जाते हैं।